हेलो दोस्तों, आज मैं 50 इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके पिछले साल डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। तो उन एग्ज़ाम को देखते हुए आगे का एग्ज़ाम जो आपका 25 में होगा, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, कूटपाथ किसमें पाया जाता है। दोस्तों, कूटपाथ वह विधि होता है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा का जो आकार पूछे, इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए इसका फोटो बनाना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे जैसे कर दीजिए, यही क्या है, अमीबा है। अच्छा, यह अमीबा जो है, मान लीजिए इसका यह भोजन हो गया। यहाँ से क्या करेगा, अपने भोजन को ऐसे यहाँ अगर भोजन है तो अपने मुंह को ऐसे खोलेगा, इसको इस तरह से लपेट लेगा। तो यही क्या है, अमीबा का जो मुंह होता है, दरअसल ये मुंह, इसी मुंह को हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाथ कहते हैं। तो अमीबा अपनी भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो कूटपाथ विधि द्वारा करता है। पैरामीशियम, दोस्तों यह भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, यूग्लुना भी एक कोशिकीय जीव है। और पैरामीशियम का जो आकार होता है दोस्तों, पैरामीशियम का जो आकार होता है, ये चप्पल के जैसा होता है। कैसा होता है, एक चप्पल के जैसा होता है। अच्छा, ये जो है ये जो है सिलिया की सहायता से चलकर अपने भोजन को ग्रहण करता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगा हमेशा दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या सब तत्व हमको जरूरी पड़ता है, तो सबसे पहले हमको सूर्य चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य चाहिए, यानी सूर्य की रोशनी चाहिए। और उसके बाद में हमको ये सूर्य की रोशनी कहाँ से ले लेता है, यह सौर मंडल से। किससे लेता है, सौर मंडल से लेता है। और उसके बाद में जल चाहिए। जल कहाँ से ले लेता है, ये जल ले लेता है जड़ से। कहाँ से ज़मीन से, ज़मीन के अंदर बहुत सारा जल है ना, तो वहीं से ये जल ले लेता है। और उसके बाद में इनको क्या चाहिए, सूर्य का रोशनी मिल गया, जल मिल गया। अब उसको CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2 चाहिए। दोस्तों, वायुमंडल में हम लोग की कृपा से बहुत CO2 पड़ा हुआ है। तो वो CO2 कौन ले लेता है, पेड़ पौधा ले लेता है। और हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। ये चारों तत्व जो है काफ़ी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। दोस्तों, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और पत्ती को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। जितना मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आप लोग एक एक प्रश्न को सुनकर जाइए, आपको कोई भी एग्जाम रहे कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। ऐसे नहीं बता रहे हैं, कई बार मैं डीएलएड के एग्जाम निकाल करके तब बता रहे हैं आपको, इसलिए आप लोग टेंशन न ले। जितना बता रहा हूँ उसका आप अच्छा से नोट करते जाएं और आपका एग्जाम एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, क्लोरोफिल किस में रहता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट। दरअसल पादप कोशिका में क्या होता है, लवक होता है। ये लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट से दोस्तों क्या निकलती है, क्लोरोफिल निकलती है, जो पत्तियों को क्या रख देती है, हरा रखती है। तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, क्लोरोफिल में पूछा जाता है एक प्रश्न कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व रहता है। अगर तत्व का बात अगर पूछ दिया जाए तो आपको लगाना है आंसर मैग्नीशियम। कौन सा तत्व रहता है, मैग्नीशियम रहता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों, आयरन की कमी से, आयरन बोले तो Fe लोहा की कमी से होने वाला तत्व है। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है, Fe 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इनकी कमी से होता है एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया को ही हम लोग कहते हैं अवरक्तता। क्या कहते हैं, अवरक्तता। अवमतलता नहीं, रक्त मतलब होता है कम। तो रक्त की मात्रा क्या होता है, कम जाता है। अवरक्तता में क्या होता है, रक्त की मात्रा में जब कमी हो जाता है तो इसी रोग को हम लोग कहते हैं अवरक्तता। दोस्तों, टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, तपेदिक। क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। या इन्हीं को हम लोग यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्षमा कहते हैं। और यह टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों, मधुमेह एक जो है अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। और अनुवांशिक रोग है, इसी को हम लोग धीमी मौत भी कहते हैं, या डायबिटीज कहते हैं, या इसी को हम लोग चीनी भी कहते हैं। और उच्च रक्तचाप हम लोग जानते हैं, जब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हम लोग उसी को कहते हैं उच्च रक्तचाप। और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा, हाई होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला था, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से दोस्तों जो रोग होता है वो एनीमिया होता है, यानी अवरक्तता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में स्वपोषी होता है, मृतपोषी होता है, कोई नहीं होता है। तो कवक में जो पोषण की जो विधि है वो कौन सा होता है, तो मृतजीवी होता है। कैसा होता है, मृतजीवी होता है। और ऑक्सीजन, नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन है
दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन आपको बताना है। तो ऑक्सीजन जो है एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, आपको यह बात याद रखना है। चलिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। दोस्तों मनुष्य का वृक्क बोले तो किडनी किससे संबंधित होता है? दोस्तों किडनी जो है मनुष्य में पोषण से संबंधित नहीं होता है, श्वसन से भी संबंधित नहीं होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन। हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ खाने के बाद में जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में जो हमारा मलमूत्र होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है? इरेक्टम में। कहाँ जमा होता है? इरेक्टम में हमारा मलमूत्र जमा होता है, और वहाँ से जिस अंग के सहायता से हम अपने मलमूत्र को निकालते हैं उसी को कहते हैं उत्सर्जन अंग। क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है दोस्तों? तो उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, परिवहन से भी नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्सर्जन अंग। अच्छा, पेड़ पौधा कहते हैं। मनुष्य जो है क्या चीज़ उत्सर्जन करता है? तो दोस्तों मनुष्य यूरिया उत्सर्जन करता है। क्या करता है? यूरिया उत्सर्जन करता है। इसलिए मनुष्य को हम लोग कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक कहते हैं। अच्छा, मनुष्य तो यूरिया करता है। अच्छा, पक्षी क्या करता है दोस्तों? पक्षी जो होता है अमोनिया उत्पन्न करता है। कौन क्या उत्पन्न करता है? क्या? हाँ, अमोनिया। इसलिए हम लोग पक्षी को कहते हैं अमोनियोटैलिक। अमोनिया उत्सर्जन करता है कौन? पक्षी। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों स्वपोषी मतलब मैंने आपको बताया हूँ कि स्वपोषी वो होता है जो अपना खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ऐसा कौन बनाता है? तो पेड़ पौधा बनाता है। तो पेड़ पौधा के लिए क्या क्या सब चीज़ का जरूरत पड़ता है, मैंने अभी पीछे बता कर आया हूँ। CO2 भी पड़ता है, क्लोरोफिल भी पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण भी पड़ता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि CO2 वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। कितना प्रतिशत है? 0.03% है। और CO2 दोस्तों कैसा है? तो ये बताना, ये अम्लीय है। क्या है? CO2 दोस्तों क्या है? यह अम्लीय है, यानी इसका pH मान 7 से कम होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कब निकलता है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के टूटने से, क्या? जल के टूटने से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है। किसका? जल के टूटने से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मैं प्रकाश संश्लेषण से 3-4 प्रश्न और भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह केवल रात में होती है, दिन में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पूछेगा कि कौन सा गैस का होना आवश्यक है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना आवश्यक है, जो वायुमंडल में भरल पड़ल है हम लोग की कृपा से। तो CO2 का होना क्या होता है? काफ़ी आवश्यक होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पादक के रूप में हमको क्या मिलता है दोस्तों? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का अगर सूत्र का बात किया जाए C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये इसका पेड़ पौधा का खाना हो गया। हम लोग का खाना नहीं है दाल भात, ये पेड़ पौधा का खाना है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। इसका काम ही होता है ऊर्जा देना। क्या होता है? ऊर्जा देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मैग्नीशियम जो पाया जाता है हमको पता है कि पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों? लवक होता है। ये लवक 3 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं, अवर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक इसके कारण जो दोस्तों फल फूल पेड़ पौधा में जो आपको कलर देखने को मिलता है, कलर फल फूल पेड़ पौधा में, ये सब इसी वर्णी लवक के कारण देखने को मिलता है। जबकि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हमको हरा दिखती है। किसके कारण दिखती है? और इसमें दोस्तों मैं पीछे जस्ट बता के आया हूँ, इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अच्छा, खून में पाए जाने वाला एकमात्र तत्व, तब भी आपको बताना है। क्या बताना है? एकमात्र तत्व खून में जो पूछेगा तो बताना है लोहा। क्या बताना है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अच्छा, आयरन पूछा जाएगा। खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। खून का थक्का जमाता है ये। अच्छा, खून का थक्का जमाने में कौन सा आयन सहायक है? तो कैल्शियम। कौन सा प्रोटीन सहायक है? तो फाइब्रिनोजन। तो ये सब चीज़ से दरअसल खून का थक्का टोटल 14 प्रकार के तत्वों से जमाया जा सकता है। तो ये सब इनका कारण है। प्लेटलेट्स के कारण भी रक्त का थक्का जमता है। ये सब तो आप जानबे करते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों जब विश्राम की अवस्था में रहता है तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। दोस्तों पौधे में
जाइलम क्या है दोस्तों, एक संवहन, जाइलम और फ्लोएम दो को याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम ये है संवहन उत्तक। क्या है? संवहन उत्तक, इसको हम लोग कहते हैं संवहन उत्तक। और ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं जाइलम और एक को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं दोस्तों। जाइलम जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो ये जौ से जल का मतलब हो गया, ये जल का परिवहन करता है। परिवहन मतलब क्या? स्थानांतरण। तो जल का स्थानांतरण पूछेगा, पेड़ पौधा में मान के चलिए भोजन बन गया है, ठीक, पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया क्लोरोफिल की सहायता से। तो जब भोजन भैया जब बन गया तो उसको एक जगह पहुंचाएगा कि नहीं? जैसे हम लोग के घर में भोजन बनता है तो क्या डायरेक्ट मुंह में आ जाता है? नहीं आता है। तो हमारी मम्मी जो हमारे पास में भोजन ला करके हमको देती है, उसी प्रकार पेड़ पौधा का जब भोजन बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों? एक सहायक उत्तक पौधा में होता है, संवहन उत्तक होता है, जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं। तो ये पानी को पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पानी को पहुंचाता है। और फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फल, तो फ्लोएम क्या करता है? फल मतलब भोजन, तो भोजन का परिवहन या स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम करता है दोस्तों। जाइलम, जाइलम जो है पेड़ पौधा के नीचे में क्या होता है? जड़ होता है, जड़ होता है। तो पानी किसको चाहिए? पानी किसको चाहिए? जड़ को चाहिए। किसको चाहिए? जड़ को चाहिए। जड़ क्या होता है? एक ही दिशा में आ रहा है। देखिए पानी एनी टाइम जड़े में नहीं देना है कि पत्ती में थोड़ी देना है, तो एक ही दिशा में आ रहा है, इसलिए जाइलम को हम लोग कहते हैं एक दिशी। क्या कहते हैं? एक दिशी। लेकिन देखिए फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है कि फ्लोएम क्या करता है कि पौधे के सब भाग में, टहनियों को पहुंचाता है, पत्तियों को पहुंचाता है, सब भाग में भोजन पहुंचाता है ना। तो फ्लोएम को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? द्विदिशी। क्या कहते हैं? द्विदिशी कहते हैं। तो जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो केवल नीचे की ओर। कहाँ होता है? केवल नीचे की ओर। किधर होगा? ऊपर व नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है, केवल नीचे की ओर। भी मैंने आपको बताया, इसलिए जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं? एक दिशी, और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? द्विदिशी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। दोस्तों मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क है। और वृक्क बोले तो किडनी है। इनकी इकाई पूछा जाएगा क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। आपको इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? दोस्तों अमीबा जो होता है अपना भोजन कूटपाथ के विधि द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जीभ के ऊपर दोस्तों एक दानेदार संरचना होता है। जीभ के ऊपर क्या होता है? एक दानेदार संरचना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। जीभ के बारे में याद रख लीजिएगा कि एकमात्र मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो क्या है कि मांसल संरचना होता है। क्या होता है? मांसल संरचना होता है। जीभ एक मांसल संरचना होता है। अच्छा, जीभ के साथ एक अंग और है, आपको क्या बताना है? ओष्ठ भी बताना है। क्या बताना है? जीभ और ओष्ठ दोस्तों एकमात्र मनुष्य का ऐसा अंग है जो मांसल संरचना होता है, यानी कि सिर्फ मांसी इसमें होता है, इसमें हड्डी होता है नहीं होता है, इसमें सिर्फ मांसी है, इसलिए इसको इसमें क्या होता है? मांसल संरचना होता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपके सामने में, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? दोस्तों मलेरिया परजीवी, दरअसल हम लोग जानते हैं कि मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है, मलेरिया में जो मच्छर होता है उसके डंक में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही मच्छर हमको काटता है तो वो मच्छर हमको क्या दे दिया? प्लाज्मोडियम नामक बैक्टीरिया दे दिया, और हमको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। तो मलेरिया किसके लिए जिम्मेवार है? प्लाज्मोडियम के लिए। अच्छा, प्रोटोजोआ दोस्तों, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो हैजा हो गया, ये सब नहीं, हैजा विषाणु से होता है, तो प्रोटोजोआ से हाँ हैजा हो जाएगा। हैजा पूछेगा किसके कारण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से। किससे होता है? हैजा दोस्तों किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ पूछेगा? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? दोस्तों ऐसा स्थल बताइए जहाँ पर मनुष्य के शरीर का ऐसा स्थल जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये सब का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अच्छा, छोटी आंत में दोस्तों भोजन का भी पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। अच्छा, जल का अवशोषण पूछेगा तब बताना है बड़ी आंत। जल का अवशोषण पूछेगा कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, जबकि भोजन का पाचन भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र स्त्री में नहीं पाया जाता है, घोड़े में भी नहीं पाया जाता, कॉकरोच में नहीं पाया, हाँ कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और परिसंचरण तंत्र का पिता हम लोग किसको कहते हैं? विलियम हार्वे। किसको कहते हैं? विलियम हार्वे को हम लोग परिसंचरण तंत्र का पिता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है? तो ऐसा हार्मोन दोस्तों कौन है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। दरअसल दोस्तों हमारे गले के पास में एक हार्मोन पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हमारे गले से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, और इसी के कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन से कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन, इससे पूछेगा कि क्या निकलता है, तो इससे दोस्तों इसकी कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग गलगंट भी कहते हैं। ये सब किसका नाम है? घेंघा रोग। किसके कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? गले के पास से स्रावित होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से स्रावित होती है। कहाँ से होती है? अग्नाशय से स्रावित होती है। नेक्स्ट है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। दोस्तों हरे पेड़ पौधे हम लोग जानते हैं कि सब स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी होता है। कहने का मतलब वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जबकि मनुष्य क्या होगा? मनुष्य जो होगा परपोषी होगा, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैंने आपको बताया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये सब रहता है तो इसकी सहायता से दोस्तों हमको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन हमको मिल जाता है। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों दरअसल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मैं टोटल 4 तत्व बताया था। पहला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि H2O, क्या मैंने क्या बताया? CO2 जो वायुमंडल में भरपूर रूप में पड़ल है हम लोग की कृपा से। और उसके बाद हमको क्या चाहिए था दोस्तों? जल चाहिए था। इसको हम लोग H2O कहते हैं ना। तो ये दोनों हमको मिल गया था। तो अब जो है ये दोनों चीज़ जब मिल गया, अब सपोज दैट एक बात सोचिए, अगर आपको खाना बनाना है, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन जलाने के लिए माचिस नहीं है। उसी प्रकार पेड़ पौधा में सब कुछ था, CO2 भी था, H2O था, लेकिन इसको जलाने के लिए दोस्तों एक हीट की जरूरत था। तो ये इंतजार कर रहा था सुबह होने का, यानी सूर्य के प्रकाश का। किसका इंतजार कर रहा था? सूर्य के प्रकाश का। जैसे ही सुबह हुआ दोस्तों, सूर्य उगा और उनसे वो सूर्य के प्रकाश को ले लिया, और सूर्य का प्रकाश जैसे ही ले लिया, हमको पता है कि पेड़ पौधे में पहले से क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये जो है दोस्तों सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, और ये दोस्तों जैसे ही अभिक्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, बदले में आपको ग्लूकोज बना देगा, C6H12O6 बना देगा, और क्या बना जाएगा? H2O। और यही दोस्तों टूटने पर ऑक्सीजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? O2 में बदल जाता है। जैसे दोस्तों जल टूटता है, आपको उत्पादक के रूप में क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। तो यही बात तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता था कि जल के टूटने से ही क्या मिलता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ है। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ कौन सी है? तो वो है कोशिकाएं। कौन सी है? कोशिकाएं। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, पौधों में रसारोहण होता है। दोस्तों रसारोहण जो होता है वो किसकी सहायता से होता है? तो रसारोहण यानी पानी, तो ये किसकी सहायता से होगा? हम लोग जानते हैं जैसे जलम जैसे जल, तो ये जल की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सैविक का स्राव किया जाता है। दोस्तों सैविक का स्राव कहाँ किया जाता है? तो सैविक का स्राव दोस्तों कहाँ होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए मैं गलत तो नहीं बताऊंगा, इसको छोड़ ही देते हैं, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों कार्बन के स्वांगीकरण के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है? तो क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है? क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों सूर्य का प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है। अच्छा, बच्चों में दोस्तों यही विटामिन डी का कमी हो जाता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये बच्चों में यह रोग होता है। और नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। मतलब हमको क्या मिल जाता है? जैसे ग्लूकोज टूटता, ग्लूकोज खाना बन गया, खाना बनने के बाद में खाना हमारा क्या बना था? C6H12O6 अभी तो बतेबे किया है। और उसके बाद में क्या हुआ था? जल प्लस H2O। जैसे H2O टूटता है हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक उत्पादक है। तो दोस्तों उत्पादक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है 100/20। क्या होता है? 100/20 होता है, या समान इतना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना तो होना चाहिए? 120/80 तक वही होता है। तो आप ये भी बात देख लीजिएगा। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक बट्टे डायस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक बट्टे डायस्टोलिक। ये समान रक्तचाप है। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग रक्तदाब बढ़ने पर होता है, यानी ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं,
हैं, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अच्छा दोस्तों, जब रक्तदाब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी रक्त वाहिनियाँ जो होगा क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की सही मात्रा जा नहीं पाएगा, जिसके कारण आपको क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर की संभावना रहती है। चलिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है दोस्तों, मनुष्य मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, संवेदना के रूप में। किसमें होती है, ये उद्दीपन के रूप में होती है। किसमें होती है, उद्दीपन। जैसे हमको उद्दीपन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चल रहे हैं तो चलते चलते अगर आपको कुछ गड़ जाए या चुभ जाए तो आपको जो ये संकेत देता है, ये संकेत कौन देता है, तो मस्तिष्क देता है। कौन देता है, मस्तिष्क देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो संकेत मिला तो मनुष्य के शरीर में गड़ना या चुभना का जो एहसास हमको दिलाता है, तो वही क्या होता है, उद्दीपन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, ये संवेदना के रूप में संचित होती है। तो किस रूप में होती है, तो संवेदना के रूप में, क्योंकि संवेदना नहीं होगा तो आपको सुनाई कैसे देगा। तो ये सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है। रक्त लाल दोस्तों हम लोग पता है कि रक्त लाल जो हमको दिखाई देता है हेमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अच्छा, हेमोग्लोबिन का अगर वास्तविक कलर पूछेगा तो क्या होता है, बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। और हेमोग्लोबिन जब हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जा कर के हमारे हेमोग्लोबिन में मिल जाता है और मिलने के बाद में ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और यही हमारे खून के रंग को क्या कर देता है, लाल कर देता है। दोस्तों सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हम निकाल करके छांट लेते हैं तो बचा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है, यही सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। चलिए, वसा का पाचन करता है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में वसा का पाचन कौन करता है, दरअसल हमारे अग्नाशय से। क्या, अग्नाशय क्या है, इस शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और इससे दोस्तों निकलता है एक एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, एक तो निकलता है लाइपेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है और एमाइलेज निकलता है। तो क्या निकलता है, LAT आपको ट्रिक याद रखना है, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो ये 3 प्रकार का जो एंजाइम होता है दोस्तों कहाँ से निकलता है, यह अग्नाशय से निकलता है। दोस्तों जो लाइपेज होता है, लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो लाइपेज किसका पाचन कर दिया, वसा का कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वाष्पो उत्सर्जन की प्रतिक्रिया है दोस्तों, वाष्पो उत्सर्जन की प्रतिक्रिया किसमें होता है, पेड़ पौधा में होता है। क्या किसमें होता है, पेड़ पौधा में होता है। तो इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा दोस्तों, यह जो है भौतिक प्रक्रिया है। किसके कारण क्या हो जाएगा, भौतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फ से फ्लोएम, फ से फल यानी भोजन। तो भोजन जो है पेड़ पौधा को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है और ये संवहन ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों हमारे लार ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। ये हमारे लार से निकलता है और इसका काम क्या होता है कि जब हम भोजन को जब चबाते हैं तो उस लार में क्या होता है, हमारे टाइलिन होता है। जो हमारा बैक्टीरिया, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर चला जाता है, ये लार जैसे ही टाइलिन निकलता है उन बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये टाइलिन का बहुत बड़ा काम है। इसलिए आदमी कहता है कि भोजन को चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि भोजन में हमारे लार ग्रंथि में क्या होता है, जैसे हम चबाएंगे तो हमारे मुँह में लार बनेगा और लार से क्या चीज़ स्रावित होगा, टाइलिन स्रावित होगा और टाइलिन उन बैक्टीरिया को मार देगा। चलिए नेक्स्ट है, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में कौन सा अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों अग्नाशय में कौन सा पाया जाता है, तो हमको पता है कि अग्नाशय में दोस्तों क्या पाया जाता है, अग्नाशय में टाइलिन, एमाइलेज एवं माल्टेज, पेप्टिडेजेज। तो इसका क्वेश्चन आंसर आप बता के रखिए दोस्तों। तब तक आप कमेंट में दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इनका क्वेश्चन आंसर का आंसर आप करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसका जस्ट आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DLED एंट्रेंस एग्जाम जो भी 2025 में देगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया 99 वहाँ पर लिख करके आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।